अच्छी स्किन का मतलब क्या है? रंग गोरा? अगर एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में पैदा हुए हैं तो ऑब्वियसली आप गंदमी रंग के होंगे, और गंदमी रंग ही स्किन में सबसे हेल्दी रंग है। इनके ब्लैक लिप्स हैं या जो सिगरेट पीते हैं, उसका क्या इलाज है? कैसे उसको पिंक लिप्स में तब्दील किया जा सकता है? मैं ये तो नहीं कहती कि आप इलेक्ट्रिक सिगरेट्स पे आ जाएं, लेकिन ऑब्वियसली दे आर बेटर। और वो जो आंखों के नीचे जो हल्के हैं ना, और मैं हमेशा कहता हूँ जो हल्के हैं काफ़ी गहरे हो चुके होते हैं। अच्छा, कुछ खानदानी डार्क सर्कल्स भी होते हैं, कुछ लोगों के जीन्स में होते हैं, उनके दादा को थे, उनकी अम्मा को थे। कि इसका कोई ड्यूरेशन भी होता है कि इस टाइम तक ये सर्जरी जो है ठीक रहेगी, उसके बाद आपको रिपीट करनी पड़ सकती है, या वन टाइम है ये? अगर हम फेस लिफ्ट की बात करें तो फेस लिफ्ट आपका तकरीबन 10 से 15 साल चलता है। अस्सलाम वालेकुम जी, सुनो पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। आज हम स्किन पे बात करेंगे, और एक अच्छी स्किन कैसी स्किन होती है, क्या अच्छी स्किन होने का मतलब है रंग गोरा होना, और क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्किन अच्छी हो लेकिन आप उसे बुरा समझ रहे हो, और आपकी स्किन बुरी हो और आप उसको अच्छा समझ रहे हो। तो स्किन का कॉन्सेप्ट आज हम लेंगे, और आज हमें इस पॉडकास्ट में ज्वाइन कर लिया है मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर कंज़ा, सबसे पहले तो आप ज़रा डिफ़ाइन करें ये अच्छी स्किन होती क्या है? हर बंदे का एक ख्वाब ही रहा है, और हर बंदा जिससे भी पूछे हुए कहता है वो फ़लाँ वक्त में बचपन में मेरी बड़ी बेबी स्किन हुआ करती थी, मेरा कलर बहुत फेयर हुआ करता था, अब नहीं है। तो ये अच्छी स्किन का मतलब क्या है, रंग गोरा? जी, जैसे इमरान साहब अभी आपने खुद ही बता दिया, अच्छी स्किन हम लेते हैं, बेबी स्किन ही अच्छी स्किन होती है। अब बेबीज़ को देखें ना, तो बेबीज़ की स्किन पे कौन सी 3-4 खसूसियात होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? एक ये कि बड़ी प्लम्प हाइड्रेटेड स्किन होती है, ठीक है। दूसरा इवन टोन होती है, बिल्कुल एक जैसा रंग होगा, बच्चे का जो भी रंग हो, चाहे गोरा हो, काला हो, दरमियाना सांवला हो, एक जैसा रंग होगा, ठीक है। ये सेहतमंद स्किन की जो भी निशानी है वो हम बेबी स्किन से ही लेते हैं, कि एक तो हाइड्रेटेड स्किन होगी, दूसरा इवन टोन होगी, बिल्कुल इवन टोन एक जैसा रंग होगा, और तीसरा ये है कि कोई भी रिंकल्स कहीं नहीं होते, ऐसे जैसे एक फ्रेश सेब होता है, इवन सरफेस होती है। ये 2-3 निशानियां हैं जिसमें हम कहते हैं कि ये आपकी अच्छी हेल्दी सेहतमंद स्किन है। इसमें रंग का कोई ताल्लुक नहीं है, रंग आपको अल्लाह ने कोई भी दिया हो सकता है, ये आपके रीजन वाइज होता है, आप दुनिया में जहाँ पैदा हुए उस तरह का रंग आप लेंगे। कॉकेशियन है, आप यूरोप साइड में पैदा हुए हैं तो ऑब्वियसली आपकी स्किन में पिगमेंट नहीं होगा, लेकिन आप अगर एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में पैदा हुए हैं तो ऑब्वियसली आप गंदमी रंग के होंगे, लेकिन उसमें रंग आपका गंदमी भी हेल्दी है, और गंदमी रंग ही स्किन में सबसे हेल्दी रंग है। इसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं कि वो कैसे। लेकिन ये 3 खसूसियात हैं जो कि हेल्दी स्किन में होनी चाहिए। राइट। अच्छा, सबसे पहले तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपना ही सवाल कर लूँ आपसे, जी। क्योंकि हम मीडिया प्रोफेशनल हैं, साल से हम मेकअप करवा रहे हैं, स्प्रेस कर रहे हैं बालों में, और मैं हमेशा ही कहता होता हूँ कि उतना शायद दुल्हनों ने मेकअप ना किया हो जितना हम मीडिया प्रोफेशनल्स करते हैं। तो हमारा स्किन कितनी डैमेज हो चुकी होगी, फ़र्क तो पड़ गया है, इतना मेकअप करवाने के बाद उसकी केयर क्या हो सकती है? जी, सबसे पहले मीडिया पर्सनल से मुझे मेकअप से इतना मसला नहीं है जितना आपकी यूवी लाइट से मसला है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट्स हैं, और ये ऐसे ही समझें कि आपके स्टूडियोज़ में सूरज लगे हुए हैं, और इनसे बहुत ज़्यादा यूवी रेज़ निकलती हैं। यूवी रेज़ आपकी स्क्रीन से भी निकलती हैं, मोबाइल से भी निकलती हैं, तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए है वो सनस्क्रीन है, प्रोटेक्शन है, ठीक है। उसमें आपके फिजिकल बैरियर भी हो सकता है, जिंक बेस्ड सनब्लॉक्स भी हो सकते हैं, केमिकल सनस्क्रीन्स भी हो सकते हैं। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि स्किन इससे ज़्यादा डैमेज होती है और यूवी रेज से एजिंग आती है स्किन पे। दूसरी, मेकअप की बात करें तो मेकअप को अगर अच्छे से क्लेंस कर लिया जाए, जैसे कि आपकी 4-5 आवर्स का काम है, अगर उसके बाद आपने डबल क्लेंजिंग करनी है, उस मेकअप को रिमूव करना है ताकि 12 से 16 घंटे आपकी स्किन सांस भी ले सके। अगर आप वो मौका उसको देते हैं सांस लेने का तो दैट्स गुड, वो इनफ है उसके लिए। तो बस एक डबल क्लेंजिंग का ख्याल रखें, और दूसरा सन ब्लॉक का इस्तेमाल इवन इंडोर्स करें, इन स्टूडियोज़, तो आपकी स्किन देर पा यंग भी रहेगी और पिगमेंटेशन से भी बची रहेगी और एजिंग भी नहीं आएगी। अच्छा, क्लेंजिंग किस तरह से की जा सकती है, किन चीज़ों से की जा सकती है? डबल क्लेंजिंग का ये मकसद है कि डबल क्लेंजिंग का मतलब ये है कि अगर सबसे पहले आप टोनर लें या मिसेलर वाटर जैसे आजकल आए हुए हैं, तो कॉटन पैड पे 2-3 ड्रॉप्स मिसेलर वाटर के या टोनर के लगा के आपने मेकअप वाइप करना है सारा, राइट। जब वो वाइप हो गया तो उसके बाद फिर आपने अपने क्लेंजर या फेस वॉश से चेहरा धोना है अच्छी तरह से, और इसका मतलब ये होता है कि डबल क्लेंजिंग होगी। पहले आपके सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ मेकअप रिमूव हो गए और उसके बाद आपने डीप क्लेंजिंग कर ली विद योर फेस वॉश, तो ये काफ़ी है। उसके बाद अपना मॉइस्चराइजर लगाएं और स्किन को ब्रीथ करने दें सारी रात। अच्छा, तो मैं ऑलिव ऑयल के साथ भी मैं करता हूँ तो वो भी बड़ा अच्छा मुझे रिजल्ट देता है। वो भी बिल्कुल ठीक है। ऑलिव ऑयल, सर्दियाँ आ रही हैं, कोकोनट ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। उसको फिर आपने, इसको हम कहते हैं मिल्क बेस्ड क्लेंजिंग, ठीक है। जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको हम कहते हैं कि आप टोनर्स यूज़ करें या मिसेलर वाटर यूज़ करें, लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो फिर हम कहते हैं ऑयल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें।
तो उसमें कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, इनको पहले अच्छे से मसाज करके फिर आपने वाइप करना है, पहले वाइप करके कॉटन पैड से या टिश्यू पेपर से, उसके बाद फेस वॉश से चेहरा धोना लाजमी है। वो धो के उसके बाद अपना मॉइस्चराइज़र लगाएं, ये काफ़ी है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं जी। एक्नी प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, क्योंकि ख़ासतौर पर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ये चल रहा होता है, आज के लड़कों को भी है। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि 5-5 साल 10-10 साल से उनको ये प्रॉब्लम चल रहा है और उसके साथ वो सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, एक सवाल ये आया था कि किसी को 5 साल से एक्नी प्रॉब्लम है, उसका कोई इलाज है? अच्छा जी, सबसे अब एक्नी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एक्नी बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की होती है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्नी की एक एज है, वो 5 to 10 ईयर्स उसका ड्यूरेशन है, उसने रहना है उसमें। अच्छा, बिल्कुल, हमें एक्नी से इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना उसके बाद जो स्किन डैमेज हो जाती है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक्नी ने आना है, अपनी ड्यूरेशन पूरी करनी है, और वो भी एपिसोड्स में आती है। कभी आपकी ट्रिगर होती है, कभी थोड़ी कंट्रोल हो जाती है। तो ट्रिगर में हमें उसे कंट्रोल करना इसलिए ज़रूरी है कि जितना बड़ा पिंपल बनेगा उतना बड़ा आपकी स्किन में खड्डा भी बनेगा। तो उस खड्डे को, उस स्कार को ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और एक स्कार्ड स्किन 100% नॉर्मल नहीं हो सकती। इसलिए एक्नी को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आप, अगर आप एक्नी के पेशेंट हैं तो आपको पता है कि अब ट्रिगर आ रहा है, तो उसमें हम कुछ दवाइयों के कोर्स कराते हैं, और वो 2 से 3 महीने तकरीबन आपने एक दवाई खानी होती है। कुछ सिर्फ लगाने वाली दवाइयों से भी ठीक हो जाती है। तो आपका 1 से 2 साल बड़े अच्छे गुजर जाते हैं। उसके बाद फिर जब ट्रिगर आएगा तो फिर आपने वो कोर्सेज करने हैं ताकि आपकी स्किन डैमेज से बची रहे। डैमेज स्किन को वापस लाना बड़ा मुश्किल काम है। ओके। और मैंने ये सुना है कि जो स्किन का जो भी प्रॉब्लम होता है और जो भी आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, 90 डेज़ के बाद उसका इफेक्ट जो है वो हमें नज़र आता है। अच्छा, 90 आपको किसी ने ज़्यादा ही लंबा बता दिया। वन स्किन साइकिल रिक्वायर्ड होता है किसी भी ट्रीटमेंट के इफ़ेक्ट को देखने के लिए, किसी भी दवाई के इफ़ेक्ट को देखने के लिए। वन स्किन साइकिल जो है वो रिक्वायर्ड होता है। वन स्किन साइकिल का क्या मतलब है? 30 डेज़। 30 डेज़ में हमारी स्किन बिल्कुल रीन्यू हो जाती है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि आपकी स्किन जो है सुपरफिशली माइक्रोस्कोपिकली शेड ऑफ हो रही है। तो स्किन नीचे से चलती है, उसकी 5 डिफरेंट लेयर्स हैं, नीचे से बनती है, ऊपर तक आती है, 5th लेयर पे आके वो शेड ऑफ हो जाती है। तो इसको चाहिए होते हैं, जो नीचे से सेल बनता है ऊपर तक आते हुए उसे 30 डेज़ रिक्वायर्ड होते हैं, उसके बाद वो शेड ऑफ हो जाता है। लेकिन जैसे आपने देखा है कि सर्दियाँ आती हैं जैसे ही, तो खुश्की होना शुरू हो जाती है फेस के ऊपर, ड्राइनेस के पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। तो सर्दियों में चूँकि सारे सिस्टम स्लो होते हैं तो स्किन की शेडिंग भी स्लो हो जाती है। तो वो जो ड्राई लेयर है वो आपकी सरफेस के ऊपर बैठी रहती है, तो उसकी वजह से ड्राइनेस नज़र आती है। तो स्किन साइकिल एक रिक्वायर्ड होता है। जब आप पूरे साइकिल में से स्किन गुजर चुकी होती है उस वक्त आपको दवाई के इफेक्ट्स या ट्रीटमेंट के इफेक्ट्स। अच्छा, आपने भी सर्दियों की बात की है, तो अभी से ड्राइनेस शुरू होगी लोगों को, और लिप्स भी ड्राई होना शुरू हो गए हैं, स्किन भी ड्राई होना शुरू हो गई है, थोड़ी डल भी हो गई है। तो अभी चूंकि अभी बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा ये ड्राई हो जाए और उसके बाद को ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, अभी क्या घर बैठे बैठे हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसका क्या रेमेडी है? जी बिल्कुल, इसी पे मैं बात करना चाही थी कि ड्राइनेस को हमने ये समझा हुआ है कि स्किन ड्राई हो गई है। इसका मतलब स्किन ड्राई नहीं हो गई, आपकी स्किन सुस्त हो गई है थोड़ी सी। उसने जो अपनी सुपरफिशियल डेड लेयर्स को रिमूव करना था ना, वो ऊपर बैठी हुई हैं। तो अगर आप उनसे एक्सफोलिएशन करोगे ना, ऊपर वाली लेयर्स को थोड़ा सा रिमूव कर दोगे, तो आप देखोगे कि नीचे से फ्रेश स्किन निकल आएगी। राइट, तो उसमें क्या करना होता है, आजकल केमिकल एक्सफोलिएटर्स आ चुके हैं। जैसे कि पहले हम स्क्रब्स करते होते थे, स्क्रब्स होते थे, मोटे मोटे दाने होते थे उसमें, उनको रगड़ते रहते थे स्किन के ऊपर, और स्किन का बैरियर ब्रीच हो जाता था, और एक्नी वाले बेचारे एक्नी करा लेते थे, और जिनकी ड्राई स्किन होती थी वो एक्जिमा या कुछ बर्न करा लेते थे। तो अब उसकी जगह केमिकल एक्सफोलिएंट्स आ गए हैं। केमिकल एक्सफोलिएंट्स का ये मतलब है कि एक कुछ ऐसे सीरम्स होते हैं जो आप लगाते हो, और वो माइक्रोस्कोपिकली आपकी स्किन के बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं और डेड स्किन को रिमूव कर देते हैं, वही सुपरफिशियल डेड लेयर को। तो आपकी स्किन ड्राइनेस एकदम से ख़त्म हो जाती है। लेकिन उन्हें हफ्ते में 1-8 बार यूज़ करना होता है, और उसके बाद फिर आप दिन में सिर्फ एक दफ़ा भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करोगे तो आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी। तो कुछ लोग क्या होता है कि सर्दियों में, मैंने ये बहुत देखा है, अक्सर मेरे पेशेंट्स पे आते हैं तो वो मॉइस्चराइज़र डिपेंडेंट होते हैं। मॉइस्चराइज़र डिपेंडेंट का ये मतलब है कि जैसी सर्दियाँ आई, खुश्क होना शुरू हुई जल्द, आपने भर भर के मॉइस्चराइज़र लगाना शुरू कर दिया। अब जितना मॉइस्चराइज़र लगाते हो उतनी स्किन के ऊपर एक एक्लूसिव लेयर हो जाती है, यानी स्किन बंद हो गई, उसने ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रही। ठीक है, तो वो आप हर 2 घंटे बाद फिर ड्राई हो जाते हो, क्योंकि वो एक्लूसिव मॉइस्चराइज़र्स होते हैं, वो ऊपर सिर्फ एक लेयर बनाते हैं, वो हाइड्रेट नहीं करते आपको। तो इसलिए अब हाइड्रेटिंग एजेंट्स आ चुके हैं जिनमें सेरामाइड्स है, हाइलुरोनिक एसिड है, जो आपकी स्किन में डीपली पेनिट्रेट करते हैं और आपको हाइड्रेट करते हैं। लेकिन उसके साथ भी एक्सफोलिएशन बहुत ज़रूरी है कि आप सुपरफिशियल लेयर्स को रिमूव कराते रहें, और ऐसे हाइड्रेटिंग एजेंट्स एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जो आपकी स्किन को बंद ना करें, एक्लूसिव एनवायरनमेंट ना प्रोड्यूस। डल भी कर देते हैं ऑब्वियसली, जब भी ऐसे मॉइस्चराइज़र, बिल्कुल गलत मॉइस्चराइज़र्स हैं जो आपकी स्किन को डल कर रहे हैं,
तो वो सबको पता है, सब यूज़ भी करते हैं कि जैसे जैसे आप लगाते जाते हैं आप डल होते जाते हैं। उसका यही मतलब है कि आपकी स्किन ऑक्सीजन नहीं ले पा रही, और सिर्फ एक ऊपर एक टेप लगा दिया आपने, और वो जैसे ही लगाते रहेंगे ना तो हाइड्रेशन होगी और ना ही स्किन सांस ले पाएगी। ड्राई लिप्स, ब्लैक लिप्स, जी पिंक लिप्स, जी इसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। जी। जो इसके ब्लैक हैं वो बहुत ही ब्लैक हैं, पिंक ठीक तो है। मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोगों के होंगे या बच्चों के होंगे। तो जिनके ब्लैक लिप्स हैं या जो सिगरेट पीते हैं या कोई ऐसी चैपस्टिक उन्होंने यूज़ कर लिया, वैसलीन लगाते हैं, उसके बावजूद भी ब्लैक रहते हैं, ठीक है। उसका क्या इलाज है? कैसे उसको पिंक लिप्स में तब्दील किया जा सकता है? मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। जैसे कि अभी आपने बताया कि स्मोकर्स के ख़ास तौर पे लिप्स, ना सिर्फ लिप्स बल्कि आपके टीथ भी स्टेन होना शुरू हो जाते हैं। निकोटीन स्टेनिंग उसको हम बोलते हैं। तो निकोटीन स्टेनिंग उतारना इतना आसान काम नहीं है। तो सबसे पहले तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आप, मैं ये तो नहीं कहती कि आप इलेक्ट्रिक सिगरेट्स पे आ जाएं, लेकिन ऑब्वियसली दे आर बेटर क्योंकि उनमें डाइल्यूटेड निकोटीन होता है। तो इट इज़ समवट बेटर देन आई थिंक दूसरे वाले सिगरेट। आपने थोड़ी सी इजाज़त दे दी है वैसे। तो ये लिप्स को बचाने का मैं आपको एक वो बता रही हूँ। तो ये कर सकते हैं। दूसरा येस अगेन, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सफोलिएंट्स, केमिकल एक्सफोलिएंट्स बहुत अच्छा काम करते हैं पिंक लिप्स के लिए। ग्लाइकोलिक एसिड सिरम्स आते हैं 7%, बहुत सारे कमर्शियली नेम्स अवेलेबल हैं। आप जाएंगे ग्लाइकोलिक एसिड सिरम 7% लेंगे, रात को सिर्फ एक पतली सी लेयर लगा लेंगे, तो आपके वो जो सुपरफिशियल डार्क डेड ड्राई लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है, और आप देखते हैं कि 1-2 दिन में ही काफ़ी फ़र्क पड़ गया। तो हफ्ते में एक आध दफ़ा ये करने से इसके काफ़ी लिप्स की स्किन की हेल्थ भी अच्छी रहती है, और यंग होना शुरू हो जाते हैं और हाइड्रेटेड रहते हैं लिप्स। अच्छा, लोग कहते हैं कि जी पानी ज़्यादा पिया करें आपके लिप्स ठीक हो जाएंगे, इससे हो जाता है कुछ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पानी पीने से पानी देखें बहुत सारे रास्तों में से गुजर के जाता है। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में से सारा पानी आपके हर सेल तक नहीं पहुंच सकता। तो कुछ और चीज़ें भी होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। इसके साथ पानी बहुत अच्छा है, और पानी ज़रूर 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर हमें पीने चाहिए, लेकिन साइंस ये कहती है कि 2 to 3 लीटर्स काफ़ी है। इससे ज़्यादा पीने से कुछ ऐसा नहीं होगा कि बहुत चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही पानी लेना चाहिए। उसके बाद डार्क लिप्स और डार्क स्किन के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सुपरफिशियली कर सकते हैं स्किन के ऊपर, वो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। आजकल बच्चे से लेके बड़े और बुजुर्ग ये जी। रातों को लेट नाइट जागते हैं, जी ठीक है? और वो जो आंखों के नीचे जो हल्के हैं ना, और मैं हमेशा कहता हूँ जो हल्के हैं काफ़ी गहरे हो चुके होते हैं, बिल्कुल। और बाद में उनको पता लगता है जब किसी इवेंट पे जाना है तो वो उसको फिल कर रहे हैं, उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो वैसे तो नींद की कमी की वजह से हल्के होते हैं, लेकिन अभी हम देखें तो स्किन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ट्रीट करने का क्या तरीका है? जी बिल्कुल, हल्के होते हैं नींद की कमी की वजह से भी, लेकिन ये इकलौती वजह नहीं है। बहुत अच्छा। सारे लोग नींद भी पूरी कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ ख़ानदानी डार्क सर्कल्स भी होते हैं, कुछ लोगों के जीन्स में होते हैं, उनके दादा को थे, उनकी अम्मा को थे, तो वो कुछ ख़ानदानी डार्क जीन्स में भी आते हैं डार्क अच्छा। सर्कल्स। फिर कुछ डार्क सर्कल्स होते हैं जो डेफिशिएंसीज़ की वजह से होते हैं, राइट? लाइक आयरन डेफिशिएंसी से भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, इनसे भी आपकी स्किन की रंगत ख़राब होती है, डार्क सर्कल्स बन सकते हैं। फिर कुछ लोगों की स्किन थिनिंग होती है, अंडर आई एरिया में स्किन थिन होती है, जिसकी वजह से नीचे जो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है वो विजिबल होता है, उसकी वजह से भी थोड़े से शेड आ रहा होता है, डार्क होते हैं, ठीक है? कुछ लोगों में आई का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि डीप सॉकेट्स हैं। जब डीप सॉकेट्स होंगे तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी, उससे भी डार्क सर्कल्स लगेंगे। तो इसलिए डार्क सर्कल्स को सिर्फ कोई एक दवाई लगाने से ट्रीट नहीं किया जा सकता, उसको ज़रूर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं कि है कौन सी किस्म है डार्क सर्कल्स की। तो डेफिनेटली घर में करने के लिए तो एक तो नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है, स्क्रीन टाइम कम करना ज़रूरी है, पानी अच्छा पीना ज़रूरी है। लेकिन अगेन जैसे डार्क सर्कल्स की बहुत सारी किस्में हैं, तो उसकी टाइप के अकॉर्डिंगली ही उसको ट्रीट किया जाता है। घर में करने के लिए बस यही आपने ये 3-4 बातों का ख्याल रखना है, और मॉर्निंग में आपने बाहर निकलते हुए ज़रूर सन ब्लॉक लगाना है, क्योंकि पिगमेंटेशन को रोकने में सन ब्लॉक का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। तो सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं और रात को नींद पूरी करें। और मेकअप से पहले भी लगा सकते सन ब्लॉक? बिल्कुल बिल्कुल, आप लगा सकते हैं, बस अपनी फाउंडेशन के साथ मिक्स मत किया करें। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि सन ब्लॉक लगाने के लिए वो क्या करते हैं कि फाउंडेशन के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब ना वो सन ब्लॉक रहा और ना वो फाउंडेशन रही, क्योंकि सन ब्लॉक की हमें बड़ी एक इवन लेयर रिक्वायर्ड होती है फॉर प्रोटेक्शन। तो आप बेशक उसे पहले लगा लें, पहले एक इवन लेयर सन ब्लॉक की लगा लें, उसके ऊपर अपनी फाउंडेशन लगा लें, या आइडली तो सन ब्लॉक शुड बी द लास्ट लेयर ऑफ योर मेकअप। लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि पूरा फेस बना के और उसके ऊपर फिर वो करें। लेकिन येस, कुछ सन ब्लॉक्स अवेलेबल होते हैं जो कि शायद पाकिस्तान में इतना अवेलेबल नहीं है। स्टिक सन ब्लॉक्स एंड स्प्रे सन ब्लॉक्स भी होते हैं जो आप मेकअप के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में इस तरह से इतने अवेलेबल नहीं है, तो यू कैन यूज़ फर्स्ट लेयर ऑफ योर मेकअप।
आजकल हम देख रहे हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरीज जो हैं वो किसने करवाई होती है। जी अगर करवाई नहीं भी होती तो प्लान कर रहा होता है, जी प्लान नहीं भी कर रहा तो कहीं ना कहीं पैसे जोड़ रहा है। जी तो ऐसी क्या कॉम्प्लेक्सिटी है या लोगों में क्या कॉम्प्लेक्स आ गया है कि जैसा मैं हूँ मैं बेहतर नहीं हूँ, मुझे नोज़ की सर्जरी करवानी है, मुझे चिन की करवानी है, जॉ लाइन टाइटनिंग करवानी है। तो ये कॉस्मेटिक सर्जरीज जो हैं वो कितनी सेफ है? देखिए, सेफ हैंड्स में हर चीज़ सेफ है। एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करा रहे हैं, ठीक है? जितना कोई एक्सपीरियंस्ड है उतना ही वो सेफ़ है। लेकिन जितने इन्वेजिव प्रोसीजर्स की तरफ आप जाते हैं, यानी जिसमें जितने छुरियाँ कांटे इन्वॉल्व हैं, उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क उसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो जब भी हम किसी भी आप देखते हैं, जब भी कोई ऑपरेशन कराने आप जाते हैं तो एक बहुत सारा कॉन्सेंट फॉर्म होता है लंबा सा, जिसमें लिखी होती है ये हो सकता है, जिसका वो डॉक्टर कोई भी नहीं पढ़ता उसे। कोई भी नहीं पढ़ता, और उसके नीचे लिखा होता है इसमें हॉस्पिटल और डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि जितना इन्वेजिव प्रोसीजर होगा उसमें कुछ चीज़ें जुड़ी होती हैं जो हो सकती हैं, और उनका ऑल्दो चांसेस बहुत कम होते हैं, 0.001%, लेकिन हो सकता है ना, जो चीज़ें लिखी हुई हैं लिटरेचर में, टेक्स्ट बुक में, वो कॉम्प्लिकेशंस कभी भी हो सकती हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि हमेशा एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट बंदे से अपनी सारी सर्जरीज और इस तरह के काम कराएं, ताकि कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम से कम हो। और ये इसका कोई ड्यूरेशन भी होता है कि इस टाइम तक ये सर्जरी जो है ठीक रहेगी, उसके बाद आपको रिपीट करनी पड़ सकती है, या वन टाइम है ये? जी बिल्कुल, देखें, हर एस्थेटिक्स में कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, ठीक है? तो जितनी इन्वेजिव सर्जरी होगी, जैसे अगर आप फेस लिफ्ट की अगर बात कर रहे हैं, बहुत सारी सर्जरीज हैं। अगर हम फेस लिफ्ट की बात करें तो फेस लिफ्ट आपका तकरीबन 10 से 15 साल चलता है। तो 10 से 15 साल के बाद फिर आपको दोबारा से फेस लिफ्ट कराना पड़ता है। और बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट अगर मैं बताऊं तो हमारे भी बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो कि 1 से 2 साल चलते हैं, और उनकी इतनी ही एज होती है, उसके बाद फिर रिपीट करना होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोसीजर अपने लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, और स्किन को क्या रिक्वायरमेंट क्या है स्किन की, उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीजर्स डिसाइड किए जाते हैं, और उनकी मेंटेनेंस ज़रूरी होती है। सुष्मिता सेन ने क्या करवाया है, उसके बाद पहचानी नहीं जा रही वो। जी, आज से तकरीबन 10 साल पहले एकदम से बोटॉक्स और फिलर्स का ज़माना आया था। अभी भी है, लेकिन अब चूंकि हमें उसके थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आना शुरू हो गए हैं। क्या करते थे लोग, हर दूसरे तीसरे महीने जाके तो फिलर्स लगवा लेते थे, जहाँ कहीं से भी चीक्स थोड़ी छोटे होने शुरू हुए, वॉल्यूम लॉस शुरू हुआ, अंडर आई में, चीक्स में, यहाँ जॉ लाइन आपकी ख़राब शुरू हुई, तो फिलर्स लगवाना शुरू कर दिए लोगों ने। लेकिन चूंकि उस वक्त इतना आइडिया नहीं था कि फिलर्स 10 साल बाद क्या करेंगे और क्या शक्ल के साथ क्या कर देंगे, तो वो क्या हुआ, इसको हम कहते हैं कि पिलो फेस का ये मतलब है कि आपके फेस पे बहुत ज़्यादा फिलर्स हो गए हैं, और फिलर का क्या काम होता है कि वो वक्ती तौर पे तो बड़ा अच्छा वॉल्यूम आपको दे देता है, लेकिन वो अपने वॉल्यूम से 1000 टाइम ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, ठीक है? हम पहले ये समझते थे कि 6 मंथ्स में फिलर डिज़ोल्व हो जाते हैं, लेकिन अब हमने देखा कि 12-12 साल के बाद भी जब हमने MRI कराए तो लोगों के फिलर्स थे वहाँ पे, वो डिज़ोल्व नहीं होते, वो कहीं डिस्प्लेस हो जाते हैं, यहाँ लगाया तो थोड़ा आगे पीछे हो गया, और उसका वॉल्यूम भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपका फेस पिलो फेस बन जाता है, आपके अपने फीचर्स मास्क हो जाते हैं, और हर तरफ जो है वो आपको फिलर ही नज़र आता है। इससे बहुत सारी शक्लें आपको एक जैसी मिलती जुलती नज़र आती हैं, और एक जैसे पिलो फेसेस नज़र आते हैं। सही। अच्छा, फेस का तो हर बच्चा ही, हर बड़ा बुजुर्ग सब ख्याल करते हैं, लेकिन हाथ और पाँव का ख्याल जो है वो नहीं रख पाते। बिल्कुल। और पता लग जाता है, इतना ह्यूज डिफरेंस आता है कि हाथ किसी और कलर के हैं, फेस किसी और कलर के, पाँव किसी और कलर के हैं। तो क्या ये भी एक सेम टोन में हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स देते हैं सिर्फ फेस पे लगाते हैं, और इवन लोग नेक भी भूल जाते हैं, नेक पे भी नहीं लगाते। तो देखिए, हमारे जो ज़्यादा प्रेजेंटेबल पार्ट्स हैं वो फेस, नेक एंड हैंड्स ही हैं, और फीट भी ऑब्वियसली। तो आप जो भी प्रोडक्ट्स फेस पे लगाते हैं वो हाथ पे भी थोड़ी सी लगा लिया करें, ताकि आपके हाथ भी देर पा यंग रहें। अच्छा, एक तो इसका भी हमने आपसे पूछना है, बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए वो ओज़ेम्पिक इंजेक्शन लगवा दें जी। ये इंजेक्शन क्या होता है और इससे कैसे खूबसूरती बढ़ जाती है, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं? जी, ओज़ेम्पिक बेसिकली सीमाग्लूटाइड है। सीमाग्लूटाइड एक मेडिसिन है जो कि डायबिटीज़ के लिए आई थी, लेकिन जब डायबिटिक्स को ये लगाएगी तो देखा कि उनका वज़न तेज़ी से कम हो रहा है। तो ये ऑफ लेबल वेट रिडक्शन के लिए यूज़ होती है। अब उसी कंपनी ने एक और मेडिसिन्स निकाल दी हैं, जैसे सक्सेंडा है या दूसरे हैं जो कि FDA अप्रूव्ड हैं फॉर वेट रिडक्शन। तो बिल्कुल वेट रिडक्शन में ये दोनों मेडिसिन्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन खूबसूरती बढ़ने की बजाय मुझे ऐसा लगता है कि इससे थोड़ी सी एजिंग आती है, और हमने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं कि जो ओज़ेम्पिक लगाते हैं उनके फेस पे प्रीमेच्योर एजिंग आ जाती है, क्योंकि ये आपकी बेली में से भी फैट्स निकालता है और आपके फेस में से भी फैट्स को ख़त्म करता है,
और हमें फेस पे फैट्स चाहिए यंग रखने के लिए, ख़ुद को यंग लगने के लिए फैट्स चाहिए। जब वो फैट्स चाहते हैं तो आप पहले से ज़्यादा एज करना शुरू कर देते हो, तो ऑब्वियसली फिर डिफरेंट तरीके होते हैं फेस की स्किन को अच्छा करने के लिए, वो हमें साथ साथ करने पड़ते हैं सेलिब्रिटीज़ के ऊपर, ताकि वो देर पर यंग रहें। और रौनक ख़त्म हो जाती है चेहरे से। यही बात है, क्योंकि फैट्स जा रहे हैं ना, आप वेट रिडक्शन कर रहे हो। जब वेट रिड्यूस होता है तो ओजेम्पिक को नहीं पता कि गुड फैट्स कौन से हैं, बैड फैट्स कौन से हैं, उसे हर तरफ से फैट्स निकाल देने हैं। तो हमें फेस पे फैट्स चाहिए यंग रखने के लिए। तो जब आपके चीक्स पे से फैट्स चले जाएंगे, अंडर आई एरिया में से फैट्स गायब हो जाएंगे, तो आप खूबसूरत की बजाय मुझे लगता है एजड लगोगे। तो वो फिर हमें उनको फिक्स करना पड़ता है। एक्नी स्कार, सर्जिकल स्कार्स, इनके निशानात को कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होता है कि यार इनके ये निशान नहीं रहने चाहिए जी। क्या ऐसा कोई लेज़र ट्रीटमेंट या कोई कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं जिससे इसको भी ख़त्म किया जा सके मुकम्मल तौर पर? जी बिल्कुल, बहुत सारे लेज़र्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं जिससे हम स्कार्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन स्कार्स को मुकम्मल ख़त्म करना बहुत मुश्किल काम है। जैसे मैंने अभी पहले भी बात की कि एक्नी स्कारिंग जैसे हो जाती है, तो हमें एक्नी से प्रॉब्लम नहीं है, स्कारिंग से प्रॉब्लम है। एक स्कार्ड स्किन का ये मतलब है कि उसके अंदर से कोलेजन गायब हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम जो भी प्रोसीजर्स करते हैं हम उसमें कोलेजन को इंड्यूस करने के लिए करते हैं, तो हम 70 to 80% और मे भी बहुत कोशिश करके 90% तक स्कार स्किन को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल ख़त्म नहीं हो सकते स्कार्स। ये जो अक्सर हम देख रहे हैं तो कि किसी की शादी होने वाली, लड़का हो या लड़की हो, स्पेशली लड़की के केस में शादी से कुछ टाइम पहले या कुछ दिन पहले उसने कोई ट्रीटमेंट करवाना है या पार्लर जाके कुछ ऐसी क्रीमें लगवा लेनी है और उसका इफेक्ट भी, साइड इफेक्ट भी नज़र आ जाता है। जी। शादी से कितने दिन पहले या कितने महीने पहले कोई भी ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है सेफ, अगर टाइम देखकर? जी देखिए, मेरे पास लोग आते हैं तो वो पूछते हैं 3 months इज़ द सेफ टाइम। ओके, 3 months पहले आप ज़रूर, अगर आप, क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट आपने कराना है सिंगल ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक है, 2 या 3 ट्रीटमेंट सेशंस होते हैं जिससे स्किन इंप्रूव होती है। लाइक अब किसी को एक्ने स्कारिंग है और वो मुझसे 1 हफ्ता पहले आएँ और कहें कि मेरी स्किन बिल्कुल ठीक कर दें, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। आप कम से कम 3 months पहले आएंगे तो हम एक्ने स्कारिंग पे कुछ PRPs करेंगे, 1 2 3 सेशंस होंगे तो स्किन इंप्रूव होगी। हाँ, अगर आप कहते हैं कि जस्ट कोई हमें सुपरफिशियल फेशियल्स लेने हैं जिससे वक्ती तौर पे कोई ग्लो आ जाए, तो वो 1 week बिफोर भी हो सकते हैं। 1 week बिफोर भी आप कराएंगे तो आपकी शादी में बड़ा अच्छा ग्लो होगा। लेकिन अगर कोई स्किन कंडीशन है, जैसे एक्नी है, एक्ने स्कारिंग है, या कुछ और स्किन पे मसले मसाइल हैं जिनको हमने डील करना है, उनको फिक्स करना है, तो उसके लिए कम से कम भी आपने 3 महीने पहले अपने ट्रीटमेंट शुरू कराने हैं। सही। आजकल हर जगह हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी कि 15 स्टेप ऑफ स्किन केयर, जी, सुबह से लेके शाम तक, रात से लेके सुबह जी, तक बिल्कुल। और सोने के बाद से सोने से पहले, जी। ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? जी, बिल्कुल, मुझे भी इस चीज़ की समझ नहीं आती। ये कहते हैं कि 25 स्टेप स्किन केयर, कोरियन स्किन केयर, तो मुझे भी लगता है कि ये तो स्किन को, बैरियर को ब्रीच करने के लिए सारी चीज़ें हैं, या शायद मार्केटिंग स्टंट्स हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बिकें। स्किन को अच्छा रखने के लिए 1 2 या 3 प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं, बस। बस। That's it। इससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको रिक्वायर्ड ही और नहीं। घरों में और रश लगा होता है जी। कि इतनी प्रोडक्ट्स आई होती हैं कि समझ नहीं आ रही किसको यूज़ करना है किसको नहीं करना। और वो पड़ी एक्सपायर भी हो जाती हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स भर के बैग्स लेके आते हैं, ये हमारे पास है, इसमें से हम क्या क्या यूज़ करें, और उनमें से आधी चीज़ें एक्सपायर्ड हो चुकी होती हैं, क्योंकि ये इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 25 प्रोडक्ट्स एक वक्त में दिन लगा और वो सके। एक्सपायर्ड यूज़ कर रहे हैं। उनको भूल चुका होता है कि कब से ली है और कितना वो इकट्ठा कर लिया, क्योंकि महंगी भी तो होती है ना। महंगी भी होती हैं। सोशल मीडिया पे जो भी ट्रेंड हुआ उसको फॉलो कर लिया, वो चीज़ मंगवा ली, और अक्सर औक़ात ऐसे भी होता है कि आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट नहीं होती, और जैसे आप लगाते हो तो स्किन में रिएक्शन आ जाता है, या एक्नी या ब्रेकआउट स्टार्ट हो जाता है, तो फिर उसको फिक्स करते करते 6 महीने लग जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसे मत करें, अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें यूज़ करें, और बस 2 या 3 प्रोडक्ट्स रखें। जितना ज़्यादा आप स्किन पे लगाएंगे, 15 प्रोडक्ट्स, 25 प्रोडक्ट्स, वो आपकी स्किन को कहीं ना कहीं ज़रूर इरिटेट करेंगी, और फिर आप ऐसे मसाइल में चक्कर में आ जाएंगे कि वो ठीक ही नहीं हो पाते, स्किन इरिटेट हो जाती है बिल्कुल। जी। अच्छा डॉक्टर कंसा, ये भी बताइएगा, ये जो हर स्किन टाइप के लिए एक बेसिक स्किन केयर रूल क्या है? जी, बेसिक स्किन केयर रूल ऑफ 3 है बस। आपने ये करना है कि एक अच्छा मॉइस्चराइज़र होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके पास जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र होगा जिसमें सेरामाइड्स, हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड होंगे। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो फिर सेरामाइड्स और हाइड्रोलेटम वाले आपके मॉइस्चराइज़र होंगे। एक मॉइस्चराइज़र होना चाहिए आपके पास, एक अच्छा सन ब्लॉक होना चाहिए। अब सन ब्लॉक भी आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली होता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड सन ब्लॉक होगा, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस्ड सन ब्लॉक होगा। ये 2 चीज़ें होगी। और थर्ड होता है आपका एक अच्छा फेस वॉश, जिसे आप फेस वॉश करते हैं।
ठीक है, अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है, बहुत ऑयल होता है, तो आप सिलिसिलिक एसिड, नाइसिनामाइड, टी ट्री ऑयल वाले फेस वॉश यूज़ करते हैं जिससे ऑयल कंट्रोल रहता है। और अगर आपकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो आप किसी सिंपल सोप से भी चेहरा वॉश कर लें, सिंपल पानी से भी कर लें तो दैट्स इनफ। ठीक है, ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे ही आप 30s क्रॉस करते हो तो हम कहते हैं कि एक चीज़ और ऐड कर लें, और रात को रेटिनॉल या कोलेजन और पेप्टाइड वाली एक क्रीम ऐड कर लें जिससे आपकी स्किन देर पा यंग रहेगी। ये 3 चीज़ें काफ़ी हैं। इससे ज़्यादा आप कुछ भी लगाओगे तो आपकी स्किन बैरियर ब्रीच होगा, आपकी स्किन इरिटेट होगी, उसको पसंद नहीं आएगा क्योंकि ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ सुबह से शाम तक। तो बिल्कुल इसको रिलैक्स करने दें। अगर कुछ प्रॉब्लम है, एक्नी है या कोई, तो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं और उनके एडवाइस के अकॉर्डिंगली ही अपनी स्किन पे कुछ लगाएं। सोशल मीडिया ट्रेंड्स को फॉलो मत करें क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर खुद भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आके बाद में चीज़ें ठीक करा रहे होते हैं, तो हर प्रोडक्ट स्किन पे लगाने के लिए नहीं होती है। मेरा अगला सवाल भी यही था कि बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं जी। वो इंडोर्समेंट दे रहे होते हैं कि जी ये प्रोडक्ट आप यूज़ करें, ये मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया। लोग जब यूज़ कर लेते हैं उसके बाद हालात ख़राब हो जाते हैं, फिर आपके पास आते हैं। जी, मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ कि मेरे पास एक बड़ी मशहूर, मैं नाम तो नहीं लूँगी, तो इन्फ्लुएंसर आई, उन्होंने क्या किया, उन दिनों बड़ा ट्रेंड चल रहा था माइक्रो ब्लेडिंग का। माइक्रो ब्लेडिंग ये है कि रेज़र को लेके आपने पूरी स्किन पे फेरना है और उससे सुपरफिशियल सारे बाल और स्किन उतर जाती है और एकदम से ना आपको बड़ा ग्लो आता है फेस पे। लेकिन अब जब रेज़र करते हैं आप फेस के ऊपर तो उससे क्या होता है कि आपके जो बाल होते हैं ना उनकी नोक कट जाती है और जब बाल नेक्स्ट आएगा ना तो वो मोटा आएगा, वो ऐसे शो होगा मोटा है, तो वो पूरे मोटे मोटे बाल उनके फेस पे आ गए। अब वो शी वाज लाइक मेरे मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए इस प्रोसीजर के और मेरे फैंस ने बड़ा फॉलो किया, लेकिन क्या हुआ कि मेरे बाल मोटे हो गए और पूरी दाढ़ी उग गई। अब मैं क्या करूं, अब आप मेरी हेयर रिमूवल लेज़र करें। तो मैंने उनका हेयर रिमूवल लेज़र कर दिया, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आपने वापस जाके बताया उन मिलियंस ऑफ पीपल को कि ये बाल अब मेरे आ गए हैं तो आप ये ना करिएगा। तो दैट इज़ द अगली ट्रूथ ऑफ सोशल मीडिया कि लोग बता के आपको चले जाएंगे और वो आपको करेक्ट करने वापस नहीं आएंगे, तो फिर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट और उन लोगों के पास आना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स पे नहीं होते हैं और इतनी अवेयरनेस नहीं दे पाते हैं, तो प्लीज़ बी केयरफुल और अपनी स्किन का ख्याल रखें। बहुत से लोग इस वजह से भी डॉक्टर के पास नहीं जाते क्योंकि वो कहते हैं कि जी डर्मा के पास हम चले गए ना अगर, जी। तो वो फीस तो शायद थोड़ी हो, 1, 2 या 3 हज़ार हो, लेकिन दवाइयाँ 10, 15, 20 हज़ार की आ जाएंगी। अगेन ऐसे ही है, कुछ प्रिस्क्रिप्शंस मैं पढ़ती हूँ तो मैं हैरान होती हूँ कि 15-15 और पेज की दूसरी तरफ भी दवाइयाँ लिखी हाँ होती जी। हैं। तो अगेन डर्मेटोलॉजी में तो 2 से 3 प्रोडक्ट्स के अलावा ज़रूरत नहीं होती। तो मेरा ख़्याल है कि जब बहुत ज़्यादा पेज भरा हुआ हो तो लोग उसमें से आधी चीज़ें स्किप कर देते हैं, नहीं लगा पाते हैं क्योंकि लगा ही नहीं सकते। तो जो इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट्स होती हैं वो 2 या 3 ही होती हैं, मेरा तो यही ख़्याल है। अच्छा, ये जो महंगी प्रोडक्ट्स हैं, क्या उनका रिजल्ट ज़्यादा बेहतर है या सस्ती 2, 3, 400 रुपए की चीज़ से भी अफाका हो सकता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि महंगी प्रोडक्ट होगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा और सस्ती प्रोडक्ट होगी तो अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। हमारी लोकल फार्मास्यूटिकल्स इतना अच्छा काम कर रही हैं, बहुत सस्ती मेडिसिन होती हैं और एक्नी को बिल्कुल ठीक कर देती हैं। एक ट्यूब आपने 300 रुपए की लेनी होती है और वो लगानी होती है, एक्नी ठीक हो जाती है, छाई चली जाती है। या तो लोगों को ये होता है कि ये तो बहुत सस्ती है और हमारा एक 5000 का सिरम है, वो ये काम नहीं कर पा रहा, तो ये तो बहुत सस्ती है, लोकल है, ये काम नहीं करेगी। देखिए, राइट प्रोडक्ट, राइट मेडिसिन काम करती है। ये नहीं कि बहुत महंगा ही होगा तो ही काम करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत सस्ती दवाइयों से काम कर रहे होते हैं और लोगों की स्किन बिल्कुल ठीक हो जाती है। पीआरपी बहुत चल रही है आजकल जी। और बड़े सेशंस होते हैं उसके लिए। वो कितनी फ़ायदेमंद है, कितना नुकसान है उसका? देखिए, पीआरपी एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है। पीआरपी सिंपल नहीं होती, विद माइक्रो नीडलिंग होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम डर्मेटोलॉजिस्ट के ऑफिस में हम कर रहे होते हैं पीआरपी विद माइक्रो नीडलिंग। वेरी गुड प्रोसीजर फॉर कोलेजन बूस्टिंग, आपकी स्किन को यंग भी रखता है, कोलेजन भी बनाता है, ओपन पोर्स भी ख़त्म करता है, एक्ने स्कारिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगेन इन सेफ हैंड्स डॉक्टर के पास जाना है, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, क्योंकि पीआरपी की एक टेक्निक है। पीआरपी एक ख़ास डेप्थ पे होता है। आपने देखा होगा कि जगह जगह एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं जहाँ पे डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं हैं, तो वो जस्ट स्किन को रगड़ते हैं और उस रगड़ाई के बाद जब पेशेंट मेरे पास आता है तो उसकी स्किन छिली हुई होती है बिल्कुल। मैं समझा चमक रही होती है। छिली, तो उसकी एक टेक्निक होती है, हमने स्किन को बिल्कुल भी छीलना नहीं होता है और वो एक स्पेसिफिक टेक्निक से होता है पीआरपी, जिससे बस स्किन में कोलेजन इंड्यूस करना होता है, उसको रगड़ना नहीं होता है। तो बस इन सेफ हैंड्स बहुत अच्छा प्रोसीजर है। हेयर फॉल एक ये कोई स्किन बीमारी है, स्किन की बीमारी है या फिर ये मौरूसी मसला है? मौरूसी से ज़्यादा मौरूसी भी है, हार्मोनल भी है। ख़ास तौर पे मर्दाना गंजपन या एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, जो मर्दों में ये फ्रंटल रिसेशन शुरू हो जाती है या यहाँ से बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं, तो ये हार्मोनल है, ये मेल हार्मोन्स कर रहे होते हैं।
तो बस इनके कुछ इलाज हैं जो हम इनको फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे हम कुछ स्प्रेज लगा के इनको रोक सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो फिर जब अगर हाथ से गुजर जाए बात और कोई बाल ना बचे तो फिर ट्रांसप्लांट मैदान खाली होना है। फिर आपको ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ेगा। क्या ये बात दुरुस्त है कि जो मर्दों में गंजापन है वो एक दफ़ा हो जाए तो वापस नहीं आ सकते, वो बाल नहीं आ सकते, ट्रांसप्लांट हो सकता है, वो बाल वापस नहीं आ सकते जो गिर गए हैं, और ख़वातीन के जो गिर गए हैं वो वापस आ सकते हैं ट्रीटमेंट के बाद, मेडिसिन नहीं, के ऐसा बाद? बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मर्दों में भी बाल वापस आ जाते हैं, स्टेजेस होती हैं। मर्दाना गंजपन की 1 to 7 तक स्टेजेस हैं। 1 to 2 वो स्टेज है जिसमें सिर्फ लोग आके ये कहते हैं कि ऐसे लगता है बालों में जान नहीं है, बालों का वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया, उनको अभी ये नहीं पता चला होता कि अभी गंजपन स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट और सेकंड स्टेज को डर्माटोलॉजी की आँख ही देख सकती है कि ये मर्दाना गंजपन स्टार्ट हो रहा है। उसमें सिर्फ रफनेस होती है बालों में, बालों की थोड़ी सी थिनिंग स्टार्ट हो जाती है, लोग कहते हैं वॉल्यूम कम हो रहा है। फिर जब इस स्टेज पे 1 to 2, 3 स्टेज पे हमारी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। जो बाल गिर चुके होते हैं या जो बाल थिन हो चुके होते हैं, जब जैसे आप स्प्रेज लगाते हैं, मेडिसिन का यूज़ करते हैं, बाल वापस आ जाते हैं और आप उसको 20-20 साल तक भी लेके जा सकते हैं। स्प्रेज में रहना पड़ता है, मेडिकेशंस पे रहना पड़ता है, आप बाल बचा सकते हैं। लेकिन जैसे ही 3rd to 4th स्टेज के बाद आगे वाली स्टेजेस पे आप जाते हैं तो उसका मतलब है खाली स्किन हो गई, अब हेयर फॉलिकल्स नहीं रहे, हेयर फॉलिकल्स नहीं है, बाल उगाया ही नहीं जा सकता, अब हमें कहीं और से बाल लेके वहाँ पे ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। लेकिन जब तक बाल है, चाहे वो जितना ही थिन है, उसको स्टिमुलेट किया जा सकता है, उसको जगाया जा सकता है और उसमें बाल वापस आ सकते हैं। और ये कितना टाइम है, मतलब बाल गिरने के कितने टाइम तक वो फॉलिकल्स रहेंगे उसमें? ये हम बिल्कुल भी नहीं बता सकते क्योंकि हर इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। कुछ आपने लोग देखे होंगे, अगर उनका मर्दाना गंजपन स्टार्ट हुआ है तो वो 1-2 साल में ही पूरे गंजे हो जाते हैं, और कुछ लोग हैं उनका स्लोली चलता रहता है और 20-25 साल तक भी बाल कुछ ना कुछ होते हैं। तो ये हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, लेकिन स्टेज के अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट्स प्लान करते हैं कि आप 1 to 7 किस स्टेज में फॉल कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट्स प्लान। माइनॉक्सिडिल जो 5% 2% मिल रहा होता है, जी जी, उसके बारे में कहा जाता है कि जब तक आप वो यूज़ करेंगे तब तक वो बाल कायम दायम रहेंगे, और जैसे आप छोड़ते हैं उसके बाद दोबारा से जी process। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच बात है। मिनॉक्सिडिल बहुत अच्छा काम करता है और मुझे लगता है कि एक मैजिक ड्रग है। जब जैसे ही आप यूज़ करते हैं, ऑल्दो इसको थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है, 1 to 3 मंथ्स रिक्वायर्ड होते हैं रिजल्ट्स मिलने तक, क्योंकि हेयर का एक साइकिल है ना, वो कम से कम 6 months to 1 year का साइकिल है जिसमें बाल ने निकलना है, उगना है। तो आपने इसको सब्र के साथ इस्तेमाल करना होता है। 1 to 3 months पहले 1 महीने में आपके बाल गिरना रुकते हैं और फिर 3 months के बाद नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये करता क्या है कि ये आपके जो स्टेज है, एनागन स्टेज होती है, जो कि बालों के स्टे की स्टेज है, जो बढ़ने की स्टेज है, ये उसको प्रोलॉन्ग कर देता है। ठीक है, मतलब कि बाल रुका रहेगा और गिरेगा नहीं और बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे आप इसको छोड़ेंगे, ज़ाहिर है दवाई का इफेक्ट ख़त्म हो गया, तो जब उसको सपोर्ट करने के लिए एक चीज़ नहीं है बालों को, तो वो गिरेंगे ही गिरेंगे। तो मैं इससे इस तरह से समझाती हूँ कि आपका मर्दाना गंजपन भी तो ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, उसको मुसलसल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो आप जहाँ कहीं भी जो भी ट्रीटमेंट छोड़ेंगे, बाल गिरेंगे। तो वाई नॉट मिनॉक्सिडिल? मिनॉक्सिडिल बहुत सस्ती सी स्प्रे है और बहुत अच्छा काम करती है। तो जैसे आप टूथ ब्रश करते हैं रोज़ाना, तो रोज़ाना मिनॉक्सिडिल भी यूज़ करते रहें तो आपके बाल बचे रहेंगे। उसको अप्लाई करने का क्या तरीका है? उसको अप्लाई करने का ये तरीका होता है कि अच्छा, आपने डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, स्प्रे फॉर्म में आता है मिनॉक्सिडिल हमेशा। डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो यहाँ बाल उग जाएंगे सारी जगहों पे। तो आपने उसे फिंगर टिप्स पे लेना होता है, 2 puffs फिंगर टिप्स पे लिए और उसको मसाज कर लिया जहाँ जहाँ आपके एरियाज़ हैं। अक्सर ये फ्रंट और रिसेशन होती है और ये ऑक्सीपिट का एरिया होता है। तो यहाँ पे सुबह शाम 2 पफ लगाने से आपके बाल 1 से 3 महीने में वापस आना शुरू हो जाते हैं और गिरना बिल्कुल रुक जाते हैं। और गीले बालों में या ड्राई में? किसी में भी ये लीव ऑन स्प्रे होती है, इसके बाद वॉश करना ज़रूरी नहीं है। वॉशिंग आपकी वही रूटीन रहेगी जो होती है आपकी, और आप इसको किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं, सुबह शाम। अच्छा डॉक्टर कंजा, एक और मसला जो कि आजकल बच्चों में भी है, शायद कुछ बड़ों में भी है, एक्जिमा का प्रॉब्लम है जी। उसके बाद स्किन एलर्जीज मुख्तलिफ नेक पे, हाथों पे, इन एरियाज में, ठीक है, बॉडी में, सारी बॉडी में भी होता है जी। तो उसको रोकने का क्या तरीका है? और वो जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो वो ट्रिगर कर जाती चीज़, बिल्कुल। और उसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो स्टीरॉइड्स भी देते हैं, जी। इसके बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, एक्जिमा बेसिकली आप इसको ऐसे समझें कि जो स्किन है ना, वो हमारी एक कवरिंग है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। सारी बॉडी के ऊपर अल्लाह ताला ने एक कवरिंग बनाई हुई है। जैसे ही वो ब्रीच होती है ना किसी भी चीज़ से, कोई भी एलर्जन हो सकता है, वो आपका पोलेंस हो सकते हैं, वो आपका ड्राई सोप भी हो सकता है, कोई भी खुश्की जो है वो एक्जिमा की एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। तो घर में बताने के लिए मैं ये कहती हूँ कि हमेशा अपनी स्किन के ऊपर ना, ये बैरियर ब्रीच हो गया ना, तो एक आर्टिफिशियल बैरियर बना के रखें। आर्टिफिशियल बैरियर का क्या मतलब है कि कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, यहाँ पे पेट्रोलेटम बेस्ड मॉइस्चराइज़र काम करते हैं,
जो थिक अक्लूसिव मॉइस्चराइजर्स होते हैं वो हर वक्त लगा के रखें। वेजलिन हो सकती है, बिल्कुल, पेट्रोलियम जेली हो सकती है। ये जितना आप लगा के रखेंगे ना तो आपका बैरियर कंप्लीट रहेगा स्किन का, और आपके एलर्जन्स जो भी हवा में इर्द गिर्द पोल्यूशन है या जो भी एलर्जन आपकी स्किन को इरिटेट कर रहा था वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, तो उससे आपकी एक्जिमा बहुत सेटल रहेगा बहुत लंबे अरसे तक। लेकिन येस, अगर आपको फ्लेयर आया हुआ है और बहुत अच्छी स्किन है, रेड है और एक्टिव फ्लेयर है, तो उस वक्त हमें स्टेरॉइड्स यूज़ करने पड़ते हैं उसको सेटल करने के लिए। लेकिन आपने स्टेरॉइड डिपेंडेंट नहीं होना, आपने उसे तब तक यूज़ करना है जब तक फ्लेयर है। जैसे ही फ्लेयर सेटल हो स्टेरॉइड्स को स्टॉप कर दें और मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल करें। अच्छा डॉक्टर कंजा, ये जो रंग गोरा करने के वाले इंजेक्शंस होते हैं, आईवी इंजेक्शंस, क्या ये सेफ हैं और इससे वाकई रंग गोरा हो जाता है या नहीं? अच्छा, बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड बीइंग अ डॉक्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं बताऊं कि कुछ चीज़ें होती है ना, आपने रिस्क एंड बेनिफिट्स को वे करना होता है कि इस चीज़ के रिस्क ज़्यादा है कि बेनिफिट ज़्यादा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आईवी ग्लूटाथायोन ड्रिप्स के रिस्क ज़्यादा हैं बेनिफिट्स के मुकाबले में, क्योंकि देखिए आपने हर हफ्ते ये इंजेक्शन लगवाने हैं और एंड इट इज़ वेरी हाई डोज ऑफ ग्लूटाथायोन। कुछ जगहों पे मैंने देखा है कि थाउजेंड्स ऑफ mg's ऑफ ग्लूटाथायोन लगा रहे हैं एक इन सिंगल डोज। आप सोचें कि इतने 12,000 mg ग्लूटाथायोन आप सिंगल डोज में लगा रहे हैं, जो कि आपके लिवर ने और किडनीज ने क्लियर करना है। आप उसके ऊपर इतना ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं कि वो किसी टाइम भी शट डाउन हो सकते हैं। तो आपको अपना जिगर और गुर्दे पसंद नहीं है क्या कि आप सिर्फ गोरा होने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धोना चाहते हैं? तो ऑलवेज वे बेनिफिट्स एंड रिस्क। तो बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट मेरी फ़र्स्ट चॉइस कभी भी नहीं होती है, और बहुत कोई फरमाइश करे तो हम लगाते हैं, अदरवाइज बता के। और उसमें भी ज़ाहिर है बेसलाइन टेस्ट होते हैं, आपके लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट हम पहले देखते हैं, उनको बार बार देखते रहते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। ऑल्दो यंग लोग बड़ा अच्छा टॉलरेट कर जाते हैं। और दूसरी ये भी बात है कि हर एक पे इसके इक्वली इफ़ेक्ट्स नहीं आते। कुछ लोग अच्छा रिस्पॉन्ड देते हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्डर्स नहीं होते हैं। तो उनको 2-4 सेशंस के बाद क्विट कर देना चाहिए कि भाई मुझे नहीं रिजल्ट्स आ रहे तो मैंने नहीं ये लगाने। लेकिन दुनिया को लगता है कि सिर्फ गोरा होने के लिए सिर्फ आईवी ड्रिप्स हैं, इसके अलावा और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो आपको गोरा कर सकते हैं। तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें और उनके बारे में भी जानें कि सिर्फ प्रोसीजर्स कौन से हैं जो आपको गोरा कर सकते तो हैं। वो बता देना आप। अच्छा जी, उसके लिए तो आपको क्लिनिक में आना पड़ेगा, तो मैं एडवर्टीजमेंट तो करना नहीं चाहती। तो क्लिनिक में हमारे पास बहुत सारे लेजर्स ऐसे अवेलेबल होते हैं जो जिनके सिंगल सेशन से ही आपका फेस, हैंड्स, फीट गोरा हो सकते हैं। बट यू हैव टू बी ऑन द मेंटेनेंस, लाइक आपको मंथली या 2 मंथली वो प्रोसीजर्स लेने होते हैं, लेकिन अब बिल्कुल गोरे और ग्लोई रहते हो। अच्छा हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। वाह 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 वाह। अच्छा चलिए, तो हमने कुछ ट्रीटमेंट्स की बात कर ली, कुछ चीज़ें अप्लाई करने की बात कर ली। खाना क्या है जिससे आपकी स्किन जो है वो तरोताज़ा, और जैसे आपने एग्जांपल भी दी थी कि सेब की तरह हो, उसके लिए खुराक क्या लेनी है और क्या क्या चीज़ें स्किन के लिए अच्छी हैं? तो जैसे वो कहते हैं ना कि जो चीज़ जैसी दिखती है वो खा लो वैसे हो जाओगे। तो सेब इज़ वेरी गुड। आपने सेब की एग्जांपल दी, तो सेब में रिच इन आयरन होता है, तो आयरन बहुत ज़रूरी है आपकी ऑक्सीजनेशन के लिए। तो ऐसे सारे फूड जो रिच इन आयरन हैं, उसमें आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आती हैं, फ्रूट आते हैं। फिर ऐसे करना है कि आपने कार्ब्स को कम कर देना है, यानी फाइन कार्ब्स जिसमें बेकरी आइटम्स हैं, शुगर्स हैं, मीठे वाली सारी चीज़ें, बेकरी, रोटी है, चावल है। मैं ये नहीं कहती कि इनको बंद कर दें क्योंकि ये हमारा स्टेपल फूड है, और इसकी क्वांटिटी कम कर दें। आप जितना भी लेते हैं उसको आधा कर दें और बाकी आधी प्लेट जो है वो अपनी प्रोटीन से भर लें। प्रोटीन का मतलब है चिकन हो सकता है, एग्स हो सकते हैं, दालों में देखें बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, चिक पीस, चने बहुत अच्छे हैं। हफ्ते में एक आध बार पाए भी खा लें तो बहुत अच्छे हैं। नान के साथ खा लें, नान थोड़ा सा लें 1-2 लुक में, और बाकी पाए, क्योंकि पाए में कोलेजन ब्रोथ है तो वो खाएं। तो मेरे ख्याल में बस कार्ब्स को कम कर दें और प्रोटीन्स का कंटेंट ज़्यादा कर दें, और दूसरा एक्सरसाइज को ज़रूर अपना मामूल बनाएं। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी स्किन वैसे ही यंग रहती है, क्योंकि स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है और उससे आपकी स्किन यंग होती है। तो ये चीज़ें, ये एक कंप्लीट रेसिपी होती है। ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि हम एक ट्रीटमेंट करेंगे तो आप बस चमक जाएंगे। अगर आप अच्छा खुराक नहीं ले रहे हो, आपकी एक्सरसाइज नहीं है, तो हमें वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। तो ये कंप्लीट रेसिपी है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, तभी ट्रीटमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स काम करते हैं। डॉक्टर कंसा, आखिर में मैं बड़ा अजीब सा सवाल करने जा रहा हूँ, क्या स्ट्रेस का आपकी स्किन के साथ कोई रिलेशन है? बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। इसको हम कहते हैं न्यूरोक्यूटेनियस एक्सेस। न्यूरोक्यूटेनियस एक्सेस का मतलब है कि दिमाग और स्किन आपस में जुड़े हुए हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि एक्जिमा वाले पेशेंट्स जब स्ट्रेस में जाते हैं, या एक्नी वाले पेशेंट्स जब स्ट्रेस में जाते हैं, तो उनकी एक्नी फ्लेयर हो जाती है, उनका एक्जिमा फ्लेयर हो जाता है। तो ये डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी स्किन का
विद ब्रेन, तो आपका ब्रेन हैप्पी है तो आपकी स्किन ग्लो करती है, आप ब्लश करते हैं। तो जब आप हैप्पी नहीं हैं तो आप एज करते हैं। आप स्ट्रेस आपको एज करता है, 10 इयर्स फास्टर एज करा देता है। आपने सुना होगा कि अक्सर मुस्तनसर हुसैन तार साहब की एक बुक में पढ़ी थी, तो उसमें एक जगह पे आता है कि उसको इतना गम हुआ कि वो एक रात के अंदर उसके सारे बाल सफ़ेद हो गए। एंड इट इज़ ट्रू, ये साइंस बेस्ड है कि जब आप पे गम या स्ट्रेस आता है, आपके बाल भी एक रात में सफ़ेद हो सकते हैं और आपकी स्किन भी बूढ़ी हो सकती है। तो स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा रोल है आपके एजिंग में। अच्छा, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का मैं पूछना भूल गया था आपसे। अच्छा चलिए वो भी पूछ लें। इसका बताएं, जी। ये इसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स बेसिकली एक्नी है। एक्नी की फर्स्ट फॉर्म जो है वो ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स से स्टार्ट होती हैं और ये यूजुअली ऑयली स्किन में आता है। ऑयली स्किन में जब आपके पोर्स ब्लॉक होना शुरू होते हैं तो वहाँ पे डस्ट, बैक्टीरिया और सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं और वो ऑक्सीडेशन की वजह से ब्लैक नज़र आता है। तो ब्लैक 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 पोर्स आपके होते हैं जिनको हम ब्लैक हेड्स कहते हैं, और अगर उनके ऊपर कवरेज हो स्किन की तो वो वाइट हेड्स बन जाते हैं। तो इसका इलाज शुरू होता है एक अच्छे फेस वॉश के साथ। जैसे मैंने आपको बताया, वो इन 3 प्रोडक्ट्स में से है जो आपको चाहिए। अच्छा फेस वॉश होगा तो आपके पोर्स ब्लॉक ही नहीं होंगे और वाइट और ब्लैक हेड्स का ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक दफ़ा ये बन जाएँ तो फिर डेफिनेटली हमें टॉपिकल क्रीम्स लगानी पड़ती हैं जिससे ये डीक्लॉग होना शुरू हो जाते हैं और स्किन बेहतर हो जाती है। डॉक्टर कंज़ा, आखिर में हमारे देखने वालों के लिए आपका एक मैसेज कि कब स्किन का प्रॉब्लम हो डॉक्टर के पास जाना है और कब घर में कोई रेमेडी जो है वो इस्तेमाल करनी है, कब कोई टोटके तक जाना है और कब दवाइयों तक जाना है, वो ज़रा आप एक अलर्ट उनको कर दें थोड़ा सा। जी, देखिए जब भी कोई स्किन कंडीशन बहुत प्रॉब्लमेटिक हो ना, जो सिंपल मॉइस्चराइज़र या आप घर में टोटके कर रहे हैं और वो नहीं जा रही है, 1-2 हफ्ते गुजर गए हैं और बढ़ना शुरू हो गई है, आसपास वालों को भी होना शुरू हो गई है, या आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो रही है, आप काम काज नहीं कर पा रहे हो, आपकी डेली रूटीन मुतासिर हो रही है, तो ज़रूर डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें। क्योंकि स्किन की हर डिजीज़ घर में ट्रीट नहीं हो सकती। लोग कहते हैं मक्खन लगा लें, ये लगा लें, दही लगा लें, दही लगा लें, लहसुन लगा लें, ऑयल लगा लें। यस, तो इससे ट्रिगर होती हैं चीज़ें और स्किन को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आती। तो प्लीज़ एक दफ़ा किसी स्पेशलिस्ट की आंख से दिखवा लें अपनी स्किन को और उनके मुताबिक उनकी गाइडेंस में अपनी स्किन का इलाज करें। और बहुत सारे अब हमारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। हमारा अपना चैनल है, मैं उसमें मेरी कोशिश होती है जो लोग ख़राब करके स्किन आ रहे हैं तो हम उस पर बात करें। जो ऐसी डिजीज़ हैं जो बहुत कॉमन है, एक्जिमा, एक्नी, कि घर में करने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जो आपको ठीक रहे और ख़राब ना करें स्किन को। तो उस पर काफ़ी बात चलती रहती है, होती रहती है। तो प्लीज़ डर्मेटोलॉजिस्ट को एक दफ़ा ज़रूर दिखा लें। अगर स्किन ख़राब हो रही है, आपके टोटके काम नहीं कर रहे और डैमेज हो रही है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें। एलोपेशिया की क्या रीज़न होती है और उसका चूँकि इलाज भी मैंने देखा कुछ इंजेक्शंस भी लगते हैं। अगर आईब्रो में है तो यहाँ इंजेक्शंस लेंगे, लोकल इंजेक्शंस अपर लिप्स पे हैं तो यहाँ पर होंगे, सर में भी लग जाते हैं इंजेक्शंस। तो ये जो इसका ट्रीटमेंट है, कुछ लगाने के लिए भी मेरे ख्याल में कुछ क्रीम्स भी होती हैं इसकी, तो ये होता किस वजह से है और इसका इलाज कितनी देर में हो सकता है? एलोपेशिया एरियाटा की बात कर रहे हैं आप, जो वो जो एक सर्कल बनना शुरू हो जाता है, बाल झड़। अच्छा, बाल झड़ जो है ना, इसकी एक अच्छी बात ये है कि खुद भी ख़त्म हो जाता है। 80% बाल झड़ 6 महीने से 1 साल में खुद ही रिकवर हो जाएगा अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे। ओके, ठीक है। ये होता क्यों है? जब भी आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है तो आपके जो बाल हैं ना वो कहीं से झड़ना शुरू हो जाते हैं। कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ है, जैसे कि थायराइड डिजीज़, डायबिटीज़, ऐसी डिजीज़ जिसमें आपकी इम्यून सिस्टम की ख़राबी है। तो वही इम्यून सिस्टम की ख़राबी आपकी स्किन में भी काम करती है और बालों को गिराना शुरू कर देती है। तो अक्सर जगहों पे हम टॉपिकल स्टेरॉइड्स देते हैं, उससे भी ठीक हो जाता है, और अगर उससे ठीक ना हो रहा हो तो फिर हमें स्टेरॉइड इंजेक्शंस भी लगाने पड़ते हैं। लेकिन वो बहुत डाइल्यूटेड इंजेक्शंस होते हैं, वो अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा स्टेरॉइड लगा दोगे ना तो वहाँ से स्किन बैठ जाएगी। लोकल इंजेक्शंस। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर बहुत लोकल एरिया है, बहुत छोटा एरिया है, तो उस पर आप कुछ भी नहीं लगाएंगे ना तो 6 महीने में वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बढ़ भी तो सकता है ना, कुछ लोगों के पूरे सर हमने देखे हैं। यस, अब ये एक सिवियर कंडीशन है। इस सिवियर कंडीशन में भी खाने वाली दवाइयाँ भी होती हैं, लगाने वाली दवाइयाँ भी होती हैं। ये तो डर्मेटोलॉजिकल केयर से ही जाएगा, ये आप घर में ट्रीट नहीं कर सकते अगर इतना एरिया इन्वॉल्व है। लेकिन अगर बिल्कुल एक छोटा सा पैच है तो उस पर हम कहते हैं कि आप सिंपल क्लोबीवेट हल्की सी हफ्ते में 1-2 दफ़ा लगा लें तो ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने कोशिश की है कि तमाम एरियाज़ जो हैं वो स्किन से रिलेटेड जो हैं वो कवर करें, और अगर फिर भी आपके कुछ सवालात हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, डॉक्टर साहिबा से पूछ सकते हैं, उसके जवाब भी आपको मिलेंगे। और फिर भी कोई चीज़ रहेगी तो डॉक्टर साहिबा से हम दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें पॉडकास्ट में आके इन सवालात पे कुछ रोशनी डालें। फ़िलहाल के लिए जी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।